वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा या फिर उनका जो भी वजन बढ़ा हुआ है वो सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है और वो इसको कम नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी मिथ है। आज हम यही समझेंगे कि थायराइड क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पीछे कारण क्या होते हैं और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल, डाइटरी चेंजेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ करके इस लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं संजय कुमार। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से एक वॉलंटियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूं। तो आइए जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा थायराइड को समझते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड हमारे गले के बीचों बीच स्थित तितली के आकार की एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, ग्रोथ, हार्ट रेट और हमारे मूड को नियंत्रित करने वाले T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और बॉडी के लगभग हर अंग को प्रभावित करती है। अब अगर थायराइड ग्लैंड बॉडी के जरूरत के हिसाब से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है तो फिर इसको ओवर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है जिसके कारण वजन कम होना, हृदय गति तेज होना, अत्यधिक पसीना आना और बार बार पेट खराब रहने एवं बालों के कमजोर एवं झड़ने जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा गॉइटर मतलब व्यक्ति के गले में सूजन, वह उसके शरीर में कपकपी सी बनी रहती है। और अगर थायराइड ग्लैंड बॉडी के जरूरत के हिसाब से कम हार्मोन बनाने लगती है तो फिर इसको अंडर एक्टिव थायराइड मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने से व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, उसको हर वक्त थकान व कमजोरी फील होती है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, स्किन ड्राई पड़ने लगती है, चेहरा फूला फूला सा रहता है और व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगता है। थायराइड ग्लैंड जो T3 और T4 हार्मोन बनाती है उनको जो स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH। अब अगर थायराइड प्रोफाइल कराने पर TSH की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है तो इसका मतलब है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए ज़्यादा TSH रिलीज कर रही है। क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बना पा रही होती है, इसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो फिर आप अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करके इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के डाइटरी चेंजेस की बात करें, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए डाइट में जो भी चेंजेस करने हैं वो इसी को ध्यान में रखकर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फाइबर फूड्स जो कि खाने को स्लोली डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और बॉडी में स्लोली यूटिलाइज्ड होते हैं। तो इसके लिए अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों और फलों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ होल ग्रेन्स मतलब आप जो भी दालों का यूज कर रहे हैं उनको छिलके सहित पकाना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होगा और डाइजेस्ट धीरे धीरे होने से ये कैलोरी भी धीरे धीरे रिलीज करते हैं। साथ में ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़रूरी है, जैसे दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें, नॉन वेज, एग्स, दालें जैसे राजमा और चने को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट और बैड फैट को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को उतनी कैलोरीज भी नहीं देते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए जितना हो सके आप चीनी, गुड़, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस इनसे दूर रहें और अनहेल्दी फैट जैसे ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट एवं सैचुरेटेड फैट को भी ना कहें। अपने डाइट में हमेशा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स को भी शामिल करें, जैसे खट्टे फल, कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल को रॉ फॉर्म में लें। ये आपको सही नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाएंगे। इसके अलावा विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करने के लिए आप फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट और राइट सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। फ्रेंड्स, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए सही तरीके से खाना और कैलोरी बर्न करने के अलावा बॉडी के स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप योगा या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। इसके अलावा 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सही से सो नहीं पाएंगे तो फिर बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा जो कि वेट लॉस के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देगा। इसके अलावा हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि खूब पानी पिए। फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए लोगों के कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं ले सकते हैं या फिर सोया प्रोडक्ट्स को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली पकाकर खा रहे हैं तो फिर इनका थायराइड हार्मोन लेवल से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये थायराइड हार्मोन्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, पर एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सोया प्रोडक्ट को आप इवनिंग या फिर रात में खाएं, जिससे यह आपके थायराइड मेडिसिन के साथ कोई इंटरफेयर ना करे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं,
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। हाँ, पर फीमेल्स में ये नंबर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एडल्ट्स में होता है, बच्चों में नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म होने के पीछे जो कारण होते हैं वो है ऑटो इम्यूनिटी, इसलिए ये बच्चों में भी कॉमन है, इसलिए बच्चों में भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके लिए एंडोक्रोनोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से कंसल्ट करके डिजायर्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यूजुअली कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर वो अपना वजन कम ही नहीं कर सकते हैं, वेट लूज करना पॉसिबल ही नहीं है हाइपोथायराइडिज्म में। सो वेट लूज जर्नी हर किसी व्यक्ति की अलग होती है। ये डिपेंड करता है आपके एज, एक्टिविटी लेवल या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, इन सब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप अपनी वेट लूज जर्नी को किसी और व्यक्ति के वेट लूज जर्नी से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। कभी भी वेट लूज को वजन कम करने के हिसाब से ना देखें, इसको गुड हेल्थ के तौर पर लें। कभी भी हम गुड हेल्थ के तौर पर अपना वजन कम करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत वक्त जरूर लगता है। तो हमेशा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करें विदाउट कंपेयरिंग योर वेट जर्नी विद द अदर पर्सन्स। लोगों को ये भी लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की मेडिसिन लेंगी तो फिर वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आउटकम्स अच्छे नहीं होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन को कंट्रोल रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो फिर आपको अपनी मेडिसिन राइट टाइम पर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और मिथ है लोगों में हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में कि वो हाइपोथायराइडिज्म में मेडिसिन नहीं खाएंगे। ऐसे लोग डाइटरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आप हाइपोथायराइडिज्म को अपनी डाइट से कंट्रोल या फिर मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोनल डेफिशिएंसी है जिसे हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से डाइट लेने से या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करने से हम अपनी बॉडी के हेल्थ और एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हेल्दी रह सकते हैं। पर हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी होता है। एक बात और, क्या हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में एक्स्ट्रा आयोडीन लेना थायराइड हार्मोन के लिए अच्छा होता है? ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन लेने से ये बॉडी में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा आयोडीन लेना ठीक नहीं है। जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आयोडीन आपको आपके खाने से मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लूटेन सेंसिटिविटी, मतलब कि ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ लेने से हाइपोथायराइडिज्म ट्रिगर होता है। जैसे गेहूं, जौ, राई से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, पास्ता, कुकीज से हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाता है। ये भी एक गलत धारणा है। एक्चुअली में ग्लूटेन सेंसिटिविटी और हाइपोथायराइडिज्म के बीच में एक कॉमन लिंक है, वो है ऑटो इम्यूनिटी। ये दोनों ही ऑटो इम्यून रिएक्शन से ट्रिगर होते हैं। इसलिए ये देखा गया है कि अगर किसी को एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो फिर उसको दूसरी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होने का भी रिस्क होता है। इसलिए अक्सर हाइपोथायराइडिज्म और ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक साथ व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं, पर ग्लूटेन सेंसिटिविटी हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, पर इन दोनों का रिलेशन आपस में इतना है कि ये दोनों ही ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, इसलिए ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपके T3, T4 या फिर TSH हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो इसके लिए एंडोक्रोनोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से मिलें और सही ट्रीटमेंट एवं हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जितनी भी डाइटरी टिप्स बताई हैं वो जानकारी मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ली हुई है। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, पर ये किसी भी डाइटिशियन से प्रमाणित नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉपर डाइट चार्ट के लिए आप किसी भी सर्टिफाइड डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल रखने के लिए सही डाइट, हेल्थ टिप्स और कुछ गलत धारणाएं जो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में लोगों की है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।